बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9 फ़िज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ रोल ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसके मुताबिक हमें रोल ऑफ फोर्स बताना है कि क्या होता है, यानी फ़ोर्स का किरदार क्या होता है। तो चलिए जनाब बताते हैं आपको कि क्या होता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें कहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। यानी जितनी भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हैं, जितनी भी फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, उन सब का हमने लेना है वेक्टर सम, उन सब को हमने ऐड करना है। और इस बात को जहन में रखना है ऐड करते वक्त कि वो सब क्या हैं, वेक्टर्स हैं। यानी कि डायरेक्टली ऐसा नहीं कि 1 + 1 2 कर दिया, ऐसा नहीं करना है। डायरेक्शन जो है फोर्स की उसको जहन में रखकर हमने उन सारी की सारी फोर्सेस को ऐड करना है। उसके बाद जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा, उन सब का कंबाइंड इफेक्ट जो मिलेगा, जिसे हम नेट फोर्स कह रहे होते हैं या रिजल्टेंट फोर्स कह रहे होते हैं, वो फिर क्या करेगी, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस करेगी एक्सेलरेशन, यानी कि उसकी वो वेलोसिटी को चेंज कर रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और वो जो चेंज आएगा वेलोसिटी में, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो बाय मैग्नीट्यूड भी चेंज आ सकता है, यानी कि स्पीड भी चेंज हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। और इसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो भी चेंज हो सकती है। यानी अगर वो आगे की तरफ मूव कर रहा है और हमने फोर्स अप्लाई की कुछ इस तरह से कि वो किसी लेफ़्ट साइड पे जा रही है फोर्स, तो ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो भी लेफ़्ट साइड पे चली जाएगी जनाब। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ नेट और रिजल्टेंट फोर्स। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट, व्हाट हैपन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ व्हेन यू पुल अ कैटापुल्ट। तो अगर आप एक गोलेल जो है कैटापुल्ट जिसे हम कहते हैं, उसको न्यूटन्स थर्ड लॉ की फॉर्म में हमें जो बताना है, डिस्क्राइब करना है कि क्या हो रहा होता है उसमें, किस तरह से जो एक्शन और रिएक्शन जो है वो हो रहा होता है। तो कैटापुल्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, वो मैंने एक्सप्लेन किया है कौन सा वाला कैटापुल्ट, जो आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, जब कोई वॉर वगैरह हो रही होती है तो कैसल के ऊपर वो बड़े बड़े पत्थर जो हैं एक डिवाइस के ज़रिए से जो है लकड़ी की बना के उसके ज़रिए से जो है वो थ्रो कर रहे होते हैं, हर्लिंग कर रहे होते हैं, उनको उछाल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो वाले कैटापुल्ट को मैंने जहन में रख कर यहाँ पे आंसर दिया है। तो व्हेन द आर्म ऑफ कैटापुल्ट, उसकी एक बड़ी सी आर्म होती है कैटापुल्ट की, जिसे रस्सी से बांध कर वो फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं सोल्जर्स, या तो ख़ुद से खींच रहे होते हैं या फिर रस्सी से बांध कर उसकी आर्म को खींच रहे होते हैं। तो जैसे ही अब ये काम करेंगे तो ये एक्शन हो जाएगा, फोर्स अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। तो कैटापुल्ट की जो आर्म है वो भी रिएक्शन के तौर पे क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। और जैसे ही अब लेकिन जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे तब तो ये दोनों चीज़ें जो है बराबर होंगी, यानी कि हमारे जो पुलिंग फोर्स है और जो कैटापुल्ट की रिएक्शन फोर्स है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, और हम मज़ीद फोर्स उस पर अप्लाई करते जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो कैटापुल्ट की आर्म है वो स्ट्रेच हो रही होती है, खिंच रही होती है। और फिर हम उसको जो है क्या करते हैं, रस्सी को एक जगह पर बांध देते हैं। तो जब हमें वो हर्लिंग करनी होती है, जब उसको थ्रो करना होता है स्टोन को, तो हम उस रस्सी को जो है काट देते हैं या तो जला दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो जो भी चीज़ उसमें रखी हुई है आर्म की, जो उसमें एक जगह बनाई हुई होती है हमें जिसमें पत्थर वगैरह रखे हुए होते हैं, तो वहाँ से जो है वो फिर थ्रो हो जाते हैं जहाँ पे हमें फेंकने हैं टारगेट पर। बहुत पुरानी डिवाइस है जो जंग वगैरह में इस्तेमाल होती थी। इसके अलावा इसका आपने एक जो रीसेंट वर्जन है जो फ़िलहाल बच्चे इस्तेमाल करते हैं, वो गुलेल की शक्ल में एक वी टाइप की शेप होती है, उसके साथ एक रबर बैंड लगा हुआ होता है। तो वो वाला जो है इसका एक वर्जन है जो रीसेंट वर्जन है। तो बहरहाल जैसे ही हम वो फोर्स जो है वो हटाते हैं, अपनी जो पुलिंग फोर्स है उसको रिमूव करते हैं, तो क्या होता है, द आर्म स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में वो पत्थर को या जो भी चीज़ उसमें रखी हुई है उसको थ्रो करता है। तो इस तरह से जो है न्यूटन का थर्ड लॉ जो है उसकी बेसिस पे मैंने यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया है। अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं वो। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई मास डज नॉट डिफ़र वाइल वेट डिफ़र्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास जो है वो चेंज नहीं होता मुख्तलिफ़ जगहों पर, हर जगह पर सेम होता है मास, जबकि वेट जो है, वज़न जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ होता है। चाँद पे वेट कुछ और नज़र आएगा, पानी में वेट कुछ और नज़र आएगा, ज़मीन की सतह पर वेट कुछ और नज़र आएगा। तो इसकी क्या वजह है ये हमें बताना है।
तो ये जनाब हम बता रहे हैं यहाँ पर। और ये इससे पहले भी जो डिफरेंस मैंने बताया था मास और वेट का, वहाँ पे भी काफ़ी डिटेल में ये सारी बातें डिस्कस की थी। इसके अलावा जो ये हमने डिस्कशन किया था ग्रेविटी के हवाले से भी एक वीडियो मौजूद है, उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताई थी। तो मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। मास एक मादे की मिकदार जो है, मैटर की जो क्वांटिटी है उसे मास कह रहे होते हैं हम। और ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, किसी चीज़ पे इसका जो है इन्हिसार नहीं है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। वाइल वेट, यहाँ पे वेट आना चाहिए था, वाइल के बाद वेट। वाइल वेट इज़ द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। तो वेट वो फोर्स है जिसके ज़रिए से ऑब्जेक्ट चीज़ों को अपनी तरफ, अपने मरकज़ की तरफ, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, खींच रही होती है। और ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, जैसा कि आपने जो है फार्मूला भी मैंने आपको बताया था इसका, वेट का W=mg, ये वेट का फार्मूला होता है। मास टाइम ग्रेविटी, m मास होता है, g ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको अप्रॉक्सीमेट करके हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले रहे होते हैं। द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस प्लेस टू प्लेस फॉर दिस रीज़न, वेट ऑल्सो वेरीज प्लेस टू प्लेस। अब ग्रेविटी की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है जगह पर, मुख्तलिफ जगहों पर इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होती है। और ग्रेविटी के हवाले से मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी, तो आप वहाँ से इसकी मज़ीद डिटेल भी जान सकते हैं। अगर आप इतना भी लिख देंगे आंसर में तो भी इनफ है। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी फील पुश्ड आउटवर्ड वाइल अ कार टर्न्स ऑन अ कर्व्ड रोड। अब सर्कुलर मोशन के हवाले से ये सवाल है कि जब कोई कार किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही होती है तो एक फोर्स जो है वो फील होती है पैसेंजर को जो अंदर बैठा हुआ है, जो उसको बाहर की तरफ धकेल रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहे हैं वो। तो ऐसा इसलिए होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रही होती है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसको कि क्या इसका जो है रिजल्ट है। व्हेन अ कार टर्न्स ऑन अ कर्व्ड रोड, द फ्रिक्शन बिटवीन द कार टायर एंड द रोड प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स while everything sitting inside feel an outward push due to centrifugal force। तो जब कार टर्न होती है किसी कर्व पाथ पर या चुरंगी पर तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है, कार के टायर और जो रोड के दरमियान फ्रिक्शन मौजूद है वो फ्रिक्शन रोल प्ले कर रही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स का। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं होती, बल्कि वही फोर्सेस जो आम मौजूद होती हैं वही जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही होती हैं, उन्हीं में से कोई एक फोर्स। तो इस केस के अंदर जो कार के जो टायर है और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होती है। और जो चीज़ें अंदर मौजूद हैं उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे वो बाहर जो है, बाहर की तरफ जो है वो निकल जाएंगी, आउटवर्ड जो है उन पर एक पुश लगता है। तो वो पुश लगता है किस वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब ये जो पुश है ये यकीनन कार के ऊपर भी लगेगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन जो है उसको ओवरकम कर रही होती है तो इसलिए ये चीज़ जो है वो वहाँ पर नज़र भी आएगी आपको। कैसे आएगी नज़र, बाज़ों का ऐसा होता है कि स्किडिंग हो जाती है, जैसे अक्सर मूवीज़ में आपने देखा होगा बहुत तेज़ी से कार जो है वो एक टर्न लेती है तो वहाँ पे स्किडिंग और आवाज़ जो है प्रोड्यूस होती है, जिसकी तो ये इसी वजह से होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। नंबर 9 है, विच फोर्स प्रिवेंट्स अ पैसेंजर फ्रॉम फॉलिंग डाउन अ रोलर कोस्टर व्हाइल इट टर्न्स द राइडर्स इनटू अपसाइड डाउन पोजीशन। रोलर कोस्टर आपने देखी होगी जनाब, एक ये पार्क्स वगैरह में होती है झूले की फॉर्म में। तो जब भी ट्रैक के ऊपर जाती है तो अपसाइड डाउन हो जाती है, इनकी उल्टी फॉर्म में मूव होके फिर ये वापस नीचे आती है। लेकिन उस कंडीशन में भी जो पैसेंजर हैं वो नीचे नहीं गिरते हैं, हालांकि वो उल्टे होते हैं लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं गिरते हैं। हैंडल नो डाउट होगा वहाँ पर, और आपने अगर सफ़र किया हो उसके अंदर, रोलर कोस्टर के अंदर, तो आपको अंदाज़ा होगा इस बात का कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप नीचे गिर रहे हो। तो ऐसा किस वजह से होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स के, और इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था mv²/r। तो यही वजह है कि रोलर कोस्टर की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है जिस वक्त वो ये अपसाइड डाउन वाला जो रूट है ये ट्रेवल कर रही होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वाई इट इज़ ईजियर टू वॉक वेयरिंग फ्लैट स्लीपर्स दैन द हाई हील सैंडल्स। फ्रिक्शन के टॉपिक में जनाब इन्होंने सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन डाला हुआ है ये, और कोई ताल्लुक़ नहीं है फ्रिक्शन का इसके साथ, ठीक है, इसका ताल्लुक़ है। और ये सवाल भी इनकम्प्लीट है। इस तरह का जो सवाल है ये प्रेशर के हवाले से बन सकता है कि जो फ्लैट स्लीपर होती हैं और जो हाई हील सैंडल्स होते हैं, अगर कोई जगह ऐसी है जो नर्म है तो वहाँ पर क्या होगा, जो हाई हील सैंडल्स हैं वो दब जाएंगी,
ठीक है, उनसे चलना वहाँ पे मुश्किल होगा, जबकि फ्लैट स्लीपर से आप उस जगह से इजीली जो है पास कर जाएंगे। और इसका ताल्लुक है प्रेशर से, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें वो कह रहे हैं कि वाइल लेदर शीट इज़ यूज्ड इन ब्रेक ड्रम्स ऑफ मोटर बाइक। लेदर शीट जो है वो क्यों इस्तेमाल की जाती है ड्रम्स में, ब्रेक ड्रम्स में मोटर बाइक के, ठीक है, जो ब्रेक शू जिसे हम कह रहे होते हैं उसकी बात कर रही हैं, ब्रेक ड्रम या ब्रेक शू। तो ये वहाँ पे जो है इस्तेमाल हो रहा होता है लेदर शीट, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि जो गाड़ी की स्पीड है वो कंट्रोल की जा सके। तो देख लेते हैं इसका ब्रीफ सा आंसर है, द लेदर शीट इज़ यूज इन ड्रम ब्रेक्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस नेसेसरी फ्रिक्शन फोर्स टू स्लो डाउन और स्टॉप द मूविंग बाईसाइकिल। ये सिंपल से इसका आंसर बनेगा कि लेदर शीट जो है वो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है टायर्स के अंदर, ताकि जब भी हमें उसे रोकना हो या उसकी स्पीड स्लो करनी हो तो ये किया जा सके बाय यूजिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में जनाब इतना ही। थैंक यू सो मच। और सेल्फ असेसमेंट जो इसके रिमेनिंग पार्ट थे 1, 2, 3, 4 वो ऑलरेडी जो है अपलोड हो चुके हैं, जो चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें मज़ीद आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में आप जो है मुझे बता सकते हैं कि किस चीज़ में आपको जो है मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो आई होप कि ये यहाँ तक जो है ये आपके समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।